मैंने अपना इंट्रोडक्शन भेजा ताकि आपको पता तो चले कि आप किससे मिलने वाले हैं। शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कहानियों की शुरुआत तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं अपनी कहानी आपको बताना चाहती हूँ, और एक और कहानी। जैसे मैंने वीडियो में कहा था, ये तो लॉकडाउन का दौर है ना? हर कोई 100 किस्म के आइडियाज आपको देता है। मेरे बच्चों को भी मैं हमेशा कुछ ना कुछ करने कहते रहती हूँ। तब मैंने सोचा कि काफी सारे लोग, या जो व्हाट्सएप मैसेजेस हम पढ़ते हैं या हम खबरें सुनते हैं, उसमें कोरोना वायरस के बारे में इतनी गंभीर बातें होती रहती है कि हमें लगता है बाप रे, हम कितनी मुसीबत में हैं। और पता है, जब मुसीबत आती है तो हमेशा हमें ऐसे लगता है कि कोई अपना अपने साथ हो तो मुसीबत काफी कम लगने लगती है ना? लेकिन कोरोना के बारे में एक बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ पुणे ही नहीं, बल्कि सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया इस संकट से, इस आफत से जूझ रही है। इसीलिए आप बस इतना मान के चलिए कि कल को, कुछ सालों बाद, अगर आप किसी को बताएं कि हम कोरोना के जमाने वाले हैं, तो हर कोई समझ जाएगा। मैं तो अपने बच्चों से कहती हूँ कि मेरी दादी ना हमें फ्रीडम के जमाने की कहानी सुनाती थी, 1947, 1937। और हमेशा मैं उन कहानियों को सुनकर ऐसे सोचती थी, क्या जमाना होगा ना वो। और हंसते हुए अब मैं उनसे कहती हूँ, तुम भी अपने पोतों को सुनाओ कहानी। सन 2020 में हमारे जमाने में हमने भी कोरोना वायरस से लड़ाई की थी, और तुम्हारे पोते इन कहानियों को सुनकर ऐसे देखेंगे जैसे तुमने कोई बड़ी लड़ाई जीत ली हो। गंभीरता को हम साइड में रखते हैं, हम ना कुछ अच्छी कहानियां सुनते हैं। और जैसे मैंने कहा, आप शायद अपने दोस्तों को आज देख नहीं पाएंगे, लेकिन इन कहानियों के माध्यम से मैं जरा आपकी दोस्ती के बारे में बात करूंगी। मैंने कहानियों की शुरुआत की 14 साल पहले, एमजी रोड के रास्ते पर। मैं मंडे टू फ्राइडे नौकरी करती थी, और सैटरडे संडे शाम को 5 से 9 बजे तक एमजी रोड के रास्ते पर एक दरी बिछाकर कहानियां सुनाती थी। मुझे नहीं पता था कि देखते ही देखते 14 साल गुजर जाएंगे, और इस तरीके की कहानियां भी मैं सबको सुनाती रहूंगी। तो ऐसी हुई वैशाली की शुरुआत। और जैसे मैंने प्रॉमिस किया, आज की पहली कहानी मैं आपको सुनाऊंगी। ये है दोस्ती के बारे में। ये कहानी है हमीद, कहाँ गया रे तू। इस कहानी को मैंने पढ़ा था साइकिल मैगजीन में। साइकिल नामक मैगजीन भोपाल में छपती है बच्चों के लिए। पता है, कुछ कहानियां ऐसी होती है जो जिन्हें हम ऐसे कह नहीं सकते कि ये बच्चों के लिए है या बड़ों के लिए है। कहानियां ना हमेशा दिल को छू जाने वाली होनी चाहिए, है कि नहीं? हम्म। क्योंकि अगर आप बच्चे या बूढ़े या बड़े ऐसे उसको स्लॉट करने लगे ना, तो फिर वो बोरिंग हो जाता है। ऐसी कहानियां चुनो जो आप सबके साथ बैठकर सुन सकते हैं। तो हम चलते हैं हमीद की दुनिया में। सन 1941 की बात है। ये जो लेखक है, इनका नाम है श्रीधर। श्रीधर ने ये कहानी मराठी में लिखी थी, और इसका अनुवाद हिंदी में हुआ है, तो मैं इस कहानी को आपको हिंदी में सुनाऊंगी। उम्मीद है आप सबको मेरी आवाज आ रही है। अगर नहीं आ रही हो तो चैट बॉक्स पे लिखिए। अगर किसी ने कुछ नहीं लिखा तो मैं खुद समझ जाऊंगी कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। तो श्रीधर ये कहानी हमें सुनाते हैं। 1941, मैं तीसरी कक्षा में था। जून का महीना था, और स्कूल अब भी ओपन हुए थे। मैं बहुत खुश था, क्योंकि अब मैं दूसरी से तीसरी कक्षा में गया था। ज्योग्राफी नया सब्जेक्ट भी था। मुझे लगने लगा था कि अब तो मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। नई यूनिफॉर्म, नई बैग, शूज, सब लेकर मैं स्कूल पहुंचा, और मैं अपनी कक्षा में बैठ गया। इस साल हमारे मास्टर जी का नाम था दीक्षित सर। हम ना दूर से दीक्षित सर को सेकंड स्टैंडर्ड में जब थे ना, तब देखा करते थे। सब लोग कहते थे बहुत ही प्यारे सर है, कभी नहीं डांटते, कभी नहीं मारते, खेल कूद करते करते पढ़ाई सिखाते हैं।
मैं तो बहुत खुश हो गया ये जानकर कि इस साल मैं दीक्षित सर के क्लास में हूँ। मैं जाकर अपने बेंच पर बैठ गया। आज सुबह दीक्षित सर के साथ मास्टर जी भी क्लास में आए। हम सोच में पड़ गए, अरे हेडमास्टर साहब क्यों आए मास्टर जी के साथ? हेडमास्टर और दीक्षित सर के साथ एक छोटा सा लड़का था। वो उसे क्लास में ले आए और उन्होंने कहा, बच्चों ये है हमीद, आज से ये आपके क्लास में होगा, इससे दोस्ती कर लो, ठीक है? दीक्षित सर ने मेरी तरफ इशारा किया। मेरा जो पार्टनर था ना अंसारी, जो सेकंड स्टैंडर्ड में मेरे साथ बैठता था, वही आज वो आया नहीं था। गांव से लौटा नहीं था वो, अभी भी छुट्टियां चल रही थी उसकी। इशारे से दीक्षित सर ने कहा, वहां बैठो। हमीद मुस्कुराते हुए मेरे पास आया और मैंने भी खिसक कर उसे जगह दे दी मेरे पास। हमीद के बैठते ही मैंने अपने कॉपी में अपना नाम लिखा, श्रीधर, और कहा, ये मेरा नाम है। हमीद ने भी मुस्कुराते हुए अपनी अपनी पेंसिल निकाली और उसने लिखा, हमीद। मैं तो देखते ही रह गया, उसके अक्षर इतने सुंदर थे। पहला दिन था ना स्कूल का, तो 11 बजे स्कूल छूट गए और कुछ पढ़ाई भी नहीं हुई। हमें बहुत मजा आया। मैं अपनी बैग पैक करने लगा और हमीद ने मुझसे पूछा, घर चले साथ में, तू चलेगा? तो मैंने उसकी तरफ देख के कहा, हाँ चलो। मैं श्रीधर, मैं ना जोगेश्वरी में रहता हूँ, बंबई में जोगेश्वरी है ना वहां। हमीद ने कहा, अच्छा चलो साथ में चलते हैं। हम चलने लगे। तब हमीद ने मुझे बताया कि मैं ना रत्नागिरी से आया हूँ मेरे मामा मामी के पास रहने। हमारे गांव के स्कूल ना इतने अच्छे नहीं है, 1941 की बात है ना, तो इसीलिए अम्मी और अब्बू ने मुझे यहाँ भेज दिया है। मैं बहुत खुश हूँ तुमसे मिलकर। चलते चलते और बातें करते करते पता ही नहीं चला कि घर कब आ गया। मैंने मुड़कर हमीद से कहा, ये मेरा वाड़ा है, चलो मिलते हैं, बाय बाय। हमीद ने हंसते हुए कहा, अरे मैं भी तो यही रहता हूँ। इसी वाड़े में यही रहते हो तुम? हम दोनों अंदर गए और आप यकीन नहीं करेंगे, हमीद ने अपना घर जब मुझे दिखाया, वो तो मेरा पड़ोसी ही था। बहुत खुश हो गया। मेरे ही स्कूल का, मेरे ही पड़ोस में रहने वाला मेरा एक दोस्त, ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। बहुत मजा आता है ना जब हम अपने दोस्त के साथ ही स्कूल जाते हैं, उसके साथ ही बस में जाते हैं, वो अपने बगल में ही बैठता है, हम साथ में खाना खाए, गप्पे मारे, खेले। मैं तो बहुत खुश हो गया। देखते ही देखते पहला यूनिट टेस्ट भी खत्म हो गया। पहले यूनिट टेस्ट में मैं चौथा आया और हमीद तीसरी। हम बहुत खुश हुए। हम ना साथ में पढ़ते, हम साथ में खेलते, हम साथ में टिफिन खाते, घर साथ चलते चलते जाते, सब कुछ साथ में करते। हमारे वाड़े के सामने एक आंगन था। हम दोनों उस आंगन में बहुत सारे पौधों के साथ खेलते, नए नए पौधे लगाते, कभी क्रिकेट खेलते, कभी कभी फुटबॉल खेलते, कभी यूं ही बैठ के गप्पे मारते। हमारे वाड़े के सारे लोग ना हमें हमें कहते कि क्या दोस्ती है इनकी। समझो किसी दिन हमीद जल्दी नहीं आया तो मुझसे सब पूछते, क्या रे श्रीधर, एकटा एकटा बसलायस, कहाँ गया तेरा हमीद? और मैं हंसकर कहता, ये तो तुम्हारे बरोबर खेळायला, आएगा वो अब। और अगर हमीद अकेले बैठता तो सब पूछते, हमीद ओए भाईजान क्या हुआ, कहाँ गया तेरा दोस्त चड्डी यार? और हमीद भी मेरा इंतजार करता। उसके बाद आए टर्मिनल एग्जाम्स। टर्मिनल एग्जाम्स में यानी कि मिड टर्म के एग्जाम्स में हमने खूब पढ़ाई की। हम उन बच्चों में से नहीं थे हाँ जो टेंशन लेते एग्जाम के बारे में। तीसरी में थे, कितनी पढ़ाई होगी, और वैसे भी टेंशन लेने का क्या फायदा। हम खूब पढ़ाई करते, साथ में एग्जाम लिखने जाते। मेरी आई ना हमको दही शक्कर देती, जैसे कि हम किसी मैदान में जंग लड़ने जा रहे हो। पता है बच्चों, आजकल एग्जाम को इसी तरह से देखा जाता है, जैसे कोई जंग हो। लेकिन
हम एग्जाम साथ में लिखते और हमें बड़ा मजा आता। एग्जाम खत्म होने के बाद दिवाली की छुट्टियां थी। मैं तो इंतजार कर रहा था कि दिन भर मैं हमीद के साथ खेलूंगा। पर हुआ क्या, छुट्टियां थी और हमीद के अब्बू और अम्मी ने उसे रत्नागिरी बुला लिया। ठीक है, दिवाली थी तो नए कपड़े, पटाखे, कुछ दिन ऐसे गुजर गए, लेकिन बाद में मैं बहुत बोर होता। मैं बस आई से पूछता रहता, आई ग कधी येणार आहे ग हमीद, मला खूप आठवण येते त्याची. और आई कहती, अच्छा, मला सोडून गेल्यावर कसा राहणार, सोच के देखो, हमीद कैसे रहता होगा उसके अम्मी और अब्बू के बिना। गया है ना उनसे मिलने, आ जाएगा, स्कूल तो अब शुरू हो जाएगी कि नहीं। कुछ दिनों बाद जब मैं बैल्कनी में खड़ा था और मैंने नीचे देखा तो हमीद आ गया था। हमीद, हमीद, मैंने बुलाया और मैं दौड़कर सीढ़ियों से नीचे गया। मैंने उसे गले से लगा लिया। हमीद ने भी मुझे गले से लगाया। हमीद की अम्मी ने बहुत सारी मिठाइयां भेजी थी। हमने मिलकर वो खाए। उसके बाद तो हमने खूब मजे किए। 4-5 महीने तो कहीं जाना नहीं था। अप्रैल का महीना आया और तब फाइनल एग्जाम की बारी। फाइनल एग्जाम के 15 दिन पहले हम दोनों तो एक दूसरे के घर पर ही सोने लगे। एक साथ पढ़ाई, एक साथ गपशप, एक साथ खाना। आई जब तक मुझे रात को बुलाती नहीं, चल रे श्रीधर आता घरी ये झोपायला, तब तक मैं जाता ही नहीं। और हमीद के मामा मामी भी यही कहते, जब देखो हमीद तुम्हारी ही बातें करता है श्रीधर। और श्रीधर को प्यार से सब लोग बापू कहते। तो वो कहता, बापू ने ये किया, बापू ने वो कहा, बापू ने ऐसे किया, हमेशा तुम्हारी बातें करते रहता है। बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी हमारी। फाइनल एग्जाम आए, हमने बहुत अच्छी तरह से हमारे सारे पेपर्स लिखे। हर दिन खुशी खुशी घर आते, थोड़ी देर खेलते, फिर पढ़ाई करते। और इस बार एग्जाम खत्म होते ही, पता है, मामा मामी और आई बाबा ने सोचा कि वो मुझे भेजेंगे हमीद के साथ रत्नागिरी। मतलब 2 महीने की छुट्टी रत्नागिरी में हमीद के साथ। और रत्नागिरी के हापूस हम खाएंगे और खूब मजे करेंगे। मैंने तो अपने कपड़े भी बांध लिए, पूरी तैयारी थी, क्योंकि मुझे जो इजाजत मिल गई थी ना अब्बू से, अब्बू और अम्मी से, हमीद के, और मेरे आई बाबा से भी। लेकिन एन मौके पे अज्जी, मतलब मेरी दादी ने कहा, अरे श्रीधर, आता कुठे जायचं नाहीये तुला, कहीं नहीं जा सकते तुम, तुम्हारी माँ को छोटा बच्चा होने वाला है, तुम्हें मदद के लिए घर में ही रहना पडेगा। नाही आजी, मला नाही राहायचंय, मला जायचंय, मला जायचंय रत्नागिरीला। तू तू असं नाही करू शकत, तू शब्द दिला होतास मला, प्रॉमिस किया था ना आई बाबा ने, अज्जी ने थोड़ी। और उस जमाने में जो घर के बड़े थे, या फिर आज के जमाने में भी, अगर घर के बड़ों ने कुछ कह दिया तो बस वो पत्थर की लकीर। बेचारा श्रीधर, वो रह गया यहीं और हमीद गया रत्नागिरी। मैं बहुत रोया, मतलब श्रीधर बहुत रोया। उसने बहुत जिद की, हट्ट, नहीं नहीं मला जायचंच है। पर अब कौन ले जाता उसे। 2 महीने तो अब उसे यहीं काटने थे। वो हर दिन हमीद के बारे में सोचता रहा। छुट्टियां बिल्कुल फीकी और बेकार लग रही थी। किसी ने लिखा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है। प्रियल, क्या मेरी आवाज आ रही है? I can hear you. ओके। मे बी इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा सा उनका कम होगा। ओके, ओके, ठीक है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम भी 100% है। ठीक है। तो छुट्टियां खत्म होने लगी और देखते ही देखते जून का महीना भी आ गया। 8 जून को 4वीं कक्षा में जाने वाला था। नई किताबें, नया बक्सा, नए पेंसिल, इस साल तो पेन भी। मैं तो रुका था स्कूल के लिए, लेकिन स्कूल के से ज्यादा मुझे हमीद का इंतजार था। मैं देखते ही रह गया, पर हमीद आया ही नहीं। हमीद के मामा मामी भी छुट्टियों में कहीं गए थे, इसलिए घर पर ताला था।
मैं स्कूल गया। मेरा तो मन ही नहीं था स्कूल जाने के लिए, फिर भी मैं गया। और जब मैं बैठा क्लास में तो थोड़ी देर बाद मास्टर जी आए, और मास्टर जी के साथ फिर से हेडमास्टर। उन्होंने कुछ बच्चों के नाम लिए, श्रीधर, महाजन, हमीद, अंसारी। हमीद, हमीद का नाम लेते ही मैं सोचने लगा कि अब हमीद अंदर अंदर आएगा। इस साल हमारे मास्टर जी थे, मास्टर केलकर। मैंने केलकर मास्टर जी की तरफ हाथ उठाया और पूछा कि साहब, सर, हमीद कब आएगा? केलकर सर ने तुरंत कहा, हमीद? हमीद के तो अब्बू और अम्मी आकर उसका रिपोर्ट कार्ड ले गए। अब हमीद नहीं आएगा, वो तो रत्नागिरी चला गया, वहीं के स्कूल में अब वो पढ़ेगा। क्या? हमीद नहीं आएगा? वो अब मेरे स्कूल में नहीं पढ़ेगा? मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ऐसे आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, और मेरा सर दर्द से फटने लगा। मैं सोच में पड़ गया कि क्यों नहीं आएगा हमीद। पहला दिन था, हम सब 11 बजे घर लौट गए। घर लौटने के बाद मैं आई के पास गया और बहुत रोया। आई हमीद नहीं रहेगा, आई हमीद नहीं थे। तब धीरे से मुझे आई ने बताया कि हमीद के मामा मामी पुणे जा चुके थे, और क्योंकि उनकी बदली हो चुकी थी तो हमीद अब यहाँ नहीं आ पाएगा। हमीद अपने अम्मा और अब्बू के पास रत्नागिरी के स्कूल में ही पढ़ेगा। मैं तो जानता भी नहीं था कि हमीद रत्नागिरी में रहता कहाँ है। मैं हमीद को कभी भुला ही नहीं पाया। 1941 की बात है। अब 75 साल हो चुके हैं, 75 years। आज भी जब मैं हमीद के बारे में सोचता हूँ ना तो मेरा तो मेरा मन भर आता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं तो हमीद का पता नहीं जानता था, लेकिन वो तो जानता था ना कि मैं कहाँ रहता हूँ। कभी मिलने नहीं आया, एक एक चिट्ठी नहीं लिखी उसने मुझे। फिर मैं भी अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन सोचता हूँ कि जहां पर भी हो हमीद, वहां पर वो खुश रहे, वो खुश हो। लेकिन कभी कभी जब हमीद की याद आती है ना, तो मैं सोचता हूँ कि हमीद, हमीद ऐसे कहाँ गया रे तू। ये थी कहानी, हमीद कहाँ गया रे तू। क्या आपको अच्छी लगी? मुझे बताइए चैट विंडो में, और 2 मिनट बाद हम दूसरी कहानी शुरू करेंगे। I'll check my internet connection. It's actually fully connected. Um, Actually, I can hear you quite clearly. I think कुछ कुछ लोगों का थोड़ा सा इंटरनेट कम ज्यादा होता रहेगा, फ्लक्चुएट होता रहेगा। can you hear me now? Yeah, I can Real? hear you. I can hear you. Okay. I think Okay. the students कुछ कुछ लोगों का इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा फ्लक्चुएट होता होगा। Okay. तो Okay. मे Because बी बिकॉज I'm on broadband, and it's showing me full connectivity. So yeah, it's same with me. I think everybody has loved your story. yeah. पता है बच्चों, ये कहानी जब मैंने पढ़ी ना तो मुझे बहुत ही एक दुख भी हुआ, पर एक वार्म फीलिंग होती है ना अपने अंदर, वैसी वाली फीलिंग आई। तो मैंने सोचा कि आप अपने दोस्तों से तो मिल नहीं रहे हो, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद ना, आप उस दोस्त के बारे में सोचिए जिनसे आप बहुत दिनों से मिले नहीं हो। उन्हें एक व्हाट्सएप मैसेज भेजिए आज, अलग किस्म का व्हाट्सएप मैसेज। अब हम दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं।
यस मैम, आप बहुत अच्छी कहानी थी। आप बहुत अच्छे से कहानी सुनाते हो। थैंक यू। मैं सोच रही थी कि शायद मेरी आवाज नहीं आ रही, बट थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। ये दूसरी वाली जो कहानी है ना, ये मेरे दो बच्चे हैं। एक मेरा बेटा है जो 11 साल का है, और मेरी बेटी है जो 7 साल की है। इस लॉकडाउन में मतलब वो घर में मेरी मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। घर के कामकाज में मेरी मदद करते हैं, लेकिन लॉकडाउन में मैंने उनसे और भी ज्यादा काम करवाया, क्योंकि मैं जॉब भी करती हूँ और कहानियां भी सुनाती हूँ और घर के काम भी करने थे, तो मैनेज कैसे करें। और इन दोनों बच्चों के जो बाबूजी थे ना, वो फंस गए थे कहीं और। तो लॉकडाउन में हम तीनों ही थे घर पर, तो बच्चों से मैंने काम करवाया। उन्होंने कभी कभी मुझे बर्तन धोने में मदद की, कपड़े सुखाते थे, अपना अपना बिस्तर बनाते, जो सूखे कपड़े थे उनको अपने अलमारी में रखते, बहुत सारी मदद, बहुत सारा मदद करते। लेकिन काम चोरी भी करते। मतलब अगर मैं कहती कि चलो अपने खिलौने समेट कर रख दो, तो 2 मिनट में, ये ना मैंने नहीं उठाया, उसने उठाया, ये मैंने नहीं निकाला, ये उसने निकाला। तब मैं समझ जाती कि ये काम चोरी कर रहे हैं। लेकिन सच बताऊं, काम चोरी कौन नहीं करता। बड़े बड़े लोग जो नौकरी भी करने जाते हैं ना, वो भी कभी कभी काम चोरी करते हैं। काम के बहाने नीचे चाय पीने चले जाते हैं और कहते हैं बहुत स्ट्रेस है, तो मैं बस नीचे एक चाय का कप चाय पी के आता हूं। तो आज की जो कहानी है ना, वो उर्दू की एक बहुत ही मशहूर लेखिका है, इस्मत चुगताई। शायद आपने नाम सुना होगा। उन्होंने ना काफी बड़ों के लिए कहानी लिखी है, जिनमें से एक है इंतखाब, छुई मुई और मासूम। लेकिन आज की जो कहानी है ना मासूम, आज की जो कहानी है ना कामचोर, ये कहानी बड़ों के लिए नहीं है, ना कि सिर्फ छोटों के लिए। ये कहानी ना आप सबको बुलाइए अपने साथ और बैठकर सुनिए, क्योंकि आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका नाम है कामचोर। अब ये कहानी है एक ऐसे घर की जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अम्मी, अब्बू और मामा, मामू, चाचा, चाची, नाना, नानी, मतलब बहुत सारे बच्चे भी घर में। और इस घर के बच्चे तूफान ज्यादा, काम कम। कुछ करने कहो तो उल्टा ही कर देते। सारे खिलौनों को यहाँ वहां फेंक देते, पूरा घर गंदा करते। लॉकडाउन की तो छोड़िए, अगर एक घर में सोचिए 15-20 लोग रहते हो, तो पहले तो इतना सारा आवाज, इतना सारा शोर, और उसके ऊपर हर जगह सामान फैला पड़ा हुआ। एक दिन तो अब्बू ने ठान लिया, सारे बच्चों को बुलाया और कहा चलो यहाँ पर, काम तो कुछ करते नहीं हो, निठल्लों की तरह बैठे रहते हो। आज से घर के सारे नौकरों की छुट्टी, और तुम बच्चे काम करोगे। उठकर एक गिलास पानी भी नहीं पीते, हमेशा बुलाते रहते हो, फरीदा बीबी पानी दो ना, चाय दो ना। आज से अपना काम खुद करो। नौकरों की छुट्टी, ये बात सुनते ही अम्मी को तो बड़ा गुस्सा आया। कहा कि अच्छा, नौकरों की छुट्टी कर दोगे, पहले ही आफत कम है, कितना तूफान मचाते हैं घर पर। लेकिन अब्बू जो थे, उन्होंने ठान लिया था कि बच्चे आज से काम करें। उन्होंने कहा पहले अपना पानी तो खुद लेकर पिया करो, बाद में देखते हैं। बच्चों ने भी सोचा, हाँ, हम काम तो नहीं करते हैं घर पर, है ना, किसी की मदद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा जी अब्बू, जी जी, हम अपना काम खुद करेंगे, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तो पहले उन्होंने सोचा जाकर पानी खुद पीते हैं, और सब गए गुसल खाने में, मतलब किचन में, रसोई घर में। और अंदर जाते ही उन्हें कोई लाइन वाइन नहीं बनाया पानी पीने के लिए। गिलासें उठाई, सब मटकों के सामने चले गए। मटके से पानी बाहर, सुराही नीचे, मटका नीचे, हर जगह पानी, कपड़े भीगे और शोरगुल। अम्मी अंदर आई और कहा पानी पीने आए हो या नहाने, देखो क्या आफत मचा रखी है, निकलो यहां से बाहर। सब बच्चे बाहर निकले।
अब्बू के पास गए और कहा, अब्बू हम तो पानी पीने गए थे, पर इसको देखो, ये अम्मी कहती है निकलो यहाँ से। अम्मी ने कहा, आप संभालो इन बच्चों को। पर जैसे मैंने कहा, अब्बू ने तो ठान लिया था कि बच्चों से ही काम करवाएंगे। बेबी सुरैया ने अब्बू से पूछा, अब्बू आप बताइए ना, हम कौन सी काम कर सकते हैं घर में? खाना बना सकते हैं क्या? बिरयानी पका सकते हैं क्या? अब्बू हंस पड़े और अब्बू ने कहा, इतने बड़े काम नहीं बाबा, चलो मैं बताता हूँ कौन से काम करने। और ठीक से और ध्यान से सुनो, अगर घर का काम नहीं किया और ठीक से नहीं किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अरे ये तो बादशाही हुई, आप क्या बड़े बादशाह हैं? अब्बू ने कहा, हाँ इस घर का तो बादशाह मैं ही हूँ। अगर काम नहीं किया तो सुना बेगम, खाना नहीं देना इनको। सारे बच्चे खड़े हो गए, नहीं नहीं हम करेंगे, बताइए तो सही। फिर से बेबी सुरैया बोल उठी, अब्बू आपने बताया ही नहीं कि कौन से काम करने हैं, बताइए ना। फिर ना मैं देखूंगी कि भाईजान और दीदी और खाला और सब मिलके हम काम करेंगे, बताइए ना अब्बू। अब्बू ने सुरैया को पास लिया, अपने गोदी में बिठाया। सुरैया ना सबसे छोटी थी, 4 साल की। जो 4 साल के बच्चे होते हैं ना, वो बहुत एंथुजियास्टिक होते हैं। जैसे मेरी बहन का बेटा है 5 साल का, उसे ना कोई भी काम दो, उसे ऐसे लगता है कि अरे वाह, मुझे तो पूरी दुनिया का काम दे दिया है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो करेगा। मेरा 11 साल का बेटा काम चोरी करेगा, लेकिन ये 5 साल का बच्चा उठेगा और टक 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 चलते हुए काम करेगा। सुरैया भी बिल्कुल ऐसे ही थी। तो अब्बू ने लिस्ट बनाया। पहले कहा, ठीक है, पानी वानी का छोड़ो, दरी है ना, कारपेट, उस पे बहुत धूल है, उसे साफ करो। बाहर देखो आंगन में कितने सारे सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, उसे उठाओ, कूड़ा उठाओ, कचरा उठाओ। ये 2 काम। और अब्बू और भी काम दो, ये तो छोटे छोटे काम है। अब अब्बू को भी मजा आ रहा था। अच्छा, पौधों को पानी दो। ठीक है। और उसके बाद मुर्गियां है ना, मुर्गियों को दड़बे में ले जाओ, मतलब सारी मुर्गियां यहाँ वहां है, उनको ठीक तरह से ले जाकर अपने जगह पे रख दो। और अबू बस इतना पहले काम कर लेते हैं और बाद में आप हमें बताइए। अब्बू ने बाद में कहा, बच्चों मैंने तय कर लिया है, तुम्हें हर काम के लिए पैसे भी दूंगा। अगर काम ठीक से किया तो पैसे मिलेंगे। बच्चे तो खुश, वाह, टाइम पास भी और पैसे भी। बच्चों को कहाँ पता कि घर का काम टाइम पास नहीं होता। अगर वो टाइम पास समझ कर करे तो मेरी जैसी माँ और अम्मी पागल हो जाएंगी। पहले सब बच्चे आए, दरी तो दुपट्टा उपट्टा बांध लिया। कहा, दरी को माँ कैसे साफ करती है, अम्मी क्या करती है? बड़े बड़े लाठी लाए, स्टिक्स लाए उन्होंने, और कहा दरी को मारो ऐसे, और फिर सब ठीक हो जाएगा, सब साफ सुथरा। सब लोग लकड़ियां लेकर आ गए और धाड़ 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 सब दरी को मारने लगे। हुआ क्या? धूल, हर जगह बस धूल उड़ने लगी। सब लोगों को खांसी, सब लोगों को ऐसे लगने लगा कि दिल्ली के किसी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हो, एक ही टाइम पे इतना सारा पोल्यूशन। और जब धूल सब नीचे सेटल होने लगा तो देखा तो क्या, हर जगह धूल, सारा धूल जो उड़ उड़ कर वापस नीचे ही आ गया था। अम्मी ने कहा, करवा लिया साफ, देखो दरी, दरी को तो छोड़ो, अब डस्टिंग का काम भी करना पड़ेगा। बच्चों ने अब्बू की तरफ देखा। अब्बू भी सोचने लगे कि अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, अगला काम करो, चलो बाहर जाओ और जो पत्ते हैं ना, सूखे पत्ते, उनको उठाओ और झाड़ू मारो। अब्बू ने सोचा, बाहर चले जाएंगे आंगन में, झाड़ू ही मारना है, कर लेंगे अच्छी तरीके से। बच्चे बाहर गए। घर एक, आंगन एक, झाड़ू भी एक, और बच्चे बहुत सारे। क्या होगा आप बताइए मुझे।
लड़ाई और झगड़ा। मेरा झाड़ू, मैं झाड़ू मारूंगा, नहीं मैं तू करते करते झाड़ू बस चिथड़े उड़ गए झाड़ू के। एक एक तिनका हर एक के हाथ में, झाड़ू की एक लकड़ी, एक तिनका, और उस एक तिनके के साथ हर कोई झाड़ू मार रहा है। आप सोचो क्या साफ होगा उससे। झाड़ू वाड़ू तो कुछ नहीं हुआ, एक पत्ता भी नहीं उठाया बच्चों ने। उनकी लड़ाई झगड़े को देखकर बुआ बाहर बाहर आई और कहा, बस करो ये, मैं साफ कर देती हूँ, चल निकलो यहाँ से तुम लोग। ना आवाज, मेरा तो सर फटा जा रहा है। इससे अच्छा तो तुम सब एक कमरे में खेलते तो अच्छा होता। लेकिन अब्बू बाहर आए, नहीं नहीं नहीं, कोई कमरे में नहीं जाएगा, चलो पौधों को पानी दो। पौधों को पानी, बच्चे और पानी। वाह, ये जो अब्बू लोग होते हैं ना, इनको पता ही नहीं होता कि बच्चे किस चीज से क्या आफत ला सकते हैं, क्या शामत खड़ी कर सकते हैं। सब लोग खड़े हो गए, बाल्टियां आई, बड़े बड़े मटके आए, मग्स आए, और सब लोगों ने पहले धक्का मारा, पहले कोनी, फिर धक्का, फिर बुक्की, और करते 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 सारा जो पानी था वो नीचे नीचे, कीचड़ कीचड़ में लड़ाई, उसमें सारे कपड़े गंदे। अब ना अब्बू को लगने लगा कि उनकी खुद की शामत आ गई। पता नहीं अम्मी क्या करने वाली थी। पौधों को पानी छोड़ो, पूरी जगह कीचड़, घर भर कीचड़। लेकिन बच्चों ने सोचा, अब हम तो गिव अप नहीं करेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। सुरैया बोली, ये सब छोड़ दो, ये ना बहुत मुश्किल काम था, हम ना आसान वाला काम करेंगे, मुर्गियों को ना दड़बों में ले जाएंगे, ठीक है? तो सब लोग गए, चल चल, दड़बे दड़बे दड़बे, चलो चलो, दड़बे 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 दड़बे। वाह, अच्छा। बच्चे जब अम्मी और अब्बू की बात नहीं मानते, क्या आप सोचते हैं कि मुर्गियां मानेगी? मुर्गियां घर भर फैल गई, रसोई घर में पहुंच गई, और जो खीर बना था उसमें कूद पड़ी, सारा खीर नीचे, बुआ के सर पर खीर। और पास जो फूफा जी थे ना, उनके पास पान और कत्थे का डब्बा था, उसके अंदर मुर्गियां चलने लगी और सारा लाल लाल रंग घर भर कत्था कत्था। अम्मी तो हैरान परेशान हो गई। अम्मी ने कहा, क्या है ये, क्या चल रहा है ये? पर अब्बू भी ना गिव अप करने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कहा, अब ठीक है ठीक है, मुर्गियों को छोड़ दो, अब कुछ और करो, कुछ और करो। अब तो बच्चों को बड़ा मजा आ रहा था। बच्चों ने कहा, अ, अ, बकरियां, बकरियां, बकरियां तो वैसे ही बैठी हैं, हम ना उन्हें दाना खिलाते हैं। तो सारे बच्चे गए बकरियों के पास, दाने का एक डिब्बा, बकरियां इतनी सारी और बच्चे इतने सारे। मैं डालूंगा, मैं डालूंगी, मैं। बकरियों से ज्यादा बच्चों का मैं सुनाई दे रहा था। जो सारा जो डब्बा था वो नीचे गिर गया। बकरियां तो इतना सारा दाना देखकर खुश, वो यहाँ वहां वहां यहाँ सब जगह भागने लगी। और भागते भागते क्या कर रही थी पता है? उनकी जो मैंगनिया थी, मतलब पट्टी, वो गोल गोल वाली, वो भी हर जगह गिरा रही थी। ऐसे लग रहा था कि कोई महायुद्ध है और छोटे छोटे बम गिरे हैं घर में हर जगह। थोड़ी देर बाद जब सब्जी वाली आई, तो वो बकरियां तो सब्जी वाली के पीछे बैठ गई और उसकी टोकरी की सारी सब्जियां खा ली। वो तो सर पर हाथ रखकर बैठ गई, अरे मेरी सब्जियां, ये क्या है ये, ओ भाई क्या हो रहा है ये? वो एक जगह रो रही थी, घर में मैंगनिया, सब जगह मुर्गे, यहाँ पे कीचड़, वहां पर सूखे पत्ते, दरी का धूल। अरे भाई, बच्चे काम कर रहे हैं। आखिरकार उन्होंने तय किया कि ये सब हमारे बस की बात नहीं, हम ना भैंस के पास जाएंगे और दूध निकालेंगे भैंस का। क्या आप लोगों में से किसी ने दूध निकाला है भैंस या गाय से? आसान नहीं होता, एक लात पड़ती है। बच्चों को कहाँ पता, उन लोगों ने गंदे गंदे बकेट्स, अच्छे बकेट, सब कुछ ला दिया। सब कुछ ले आकर
वो लाकर वो भैंस के पास बैठ गए और भैंस हिलने लगी। उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। और जब बच्चों को पता चला कि शायद वो लात मारेगी, तो उन्होंने सोचा कि हाँ, फूफा जी की चारपाई है, मतलब जो बेड है वहां पर भैंस के 2 पैर बांध देते हैं, फिर वो कुछ नहीं करेगी। तो वो रस्सी ली और भैंस के 2 पैर बेड से बांध दिया। अब आगे क्या हुआ होगा ये मैं तो बताना भी नहीं चाहती। भैंस ने मारी एक लात, फूफा जी गिरे नीचे और भैंस दौड़ी चारपाई के साथ। मौ 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 घर भर, बच्चे भैंस के पीछे, मुर्गियां हर जगह, बकरियां हर जगह, मौ क्वैक वू की इतनी आवाज आवाज आवाज। घर की सारी औरतें बाहर आई और उन्होंने कहा बस करो अब। पहले उन्होंने अब्बू को बुलाया, बस कीजिए, ये क्या हो रहा है? घर भर देखिए क्या उधम मचा के रखा है। ये आप नौकरों को दोबारा बुलाइए और ये बच्चों से काम मत करवाइए, ये कोई बिल्कुल काम करने के लायक नहीं है। बात सोचिए, क्या बच्चों ने सचमुच मेहनत की काम करने के लिए, या बच्चों ने सोचा आपकी तरह, जैसे कभी कभी आप करते हो, अगर कोई हमें कोई काम दे तो इतना बकवास काम करो, इतना बदतर काम करो, इतना हॉरिबल काम करके दिखाओ कि अगली बार वो आपको बोले ही नहीं काम करने के लिए। शायद वही हुआ होगा, पता नहीं, या फिर उन्होंने कोशिश की होगी। बेबी सुरैया ने तो ना जरूर कोशिश की होगी, है ना? हुआ क्या, अब्बू ने सारे बच्चों को बुलाया और कहा आज से काम बंद, अगर तुम में से किसी ने भी काम किया तो रात का खाना बंद। बच्चों ने कहा वाह रे बड़े, ये क्या बात हो गई? चुप बैठो तो कहते हो कुछ नहीं करते हो, काम करो तो कहते हो ये कैसे काम करते हो, वैसे काम करो तो ऐसे नहीं करो। ये बड़े ना कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते हमसे, चाहे जो भी करो। क्या होता है आपके साथ ऐसे? आपको लगता है ऐसे कि कुछ भी करो तो बड़े कभी सेटिस्फाइड ही नहीं होते। उन्हें ऐसे लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये इससे भी बेहतर काम हो सकता था। मैं बड़ों से कहना चाहती हूँ, अगर आप बच्चों से काम करवा रहे हो तो वो बिल्कुल आपकी जैसे तो काम नहीं कर सकते ना। उनके साथ कीजिए, मिलकर कीजिए, या फिर उन्हें सिखाइए, तो फिर वो आपके जैसे काम करेंगे और धीरे धीरे सीखेंगे। ये कहानी थी इस्मत चुगताई जी की, कामचोर। कैसी लगी आपको? बताइए मुझे, मैं रुकी हूँ। Priyal, I hope I was audible through the story. You were. Okay, great. You You know, were. because I there think is quite, no way to know. yeah, only quite a few of them are saying, but not many, I think. एक दो जन है वैसे. Okay, okay, okay. कहानी तो खत्म। मैं सोच रही थी एक 10 मिनट है, कुछ बातचीत हो जाए बच्चों से, मतलब चैट विंडो से। रियल क्या कहना है? Let's take Q&A सेक्शन में है शायद, पूछ रहे हैं. जी जी, श्योर। फरहाना कहती है इट वाज वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। आपको पता है बच्चों, ये बहुत ही अजीब किस्म का सेटअप है। मुझे ना आदत है सब लोगों के सामने कहानियां सुनाने की, और अब कैसा है पता है, मैं घर पर बैठी हूँ, मैंने सबको घर से बाहर निकाल दिया है ताकि घर में आवाज ना हो। और मैं अपने कमरे में बैठी हूँ, मैं किसी को देख नहीं सकती, मैं अपने आप को स्क्रीन में देखकर कहानियां सुनाती जा रही हूँ। अलग दौर है ये, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना न्यू नॉर्मल। अब शायद इसकी आदत डालनी पड़ेगी। युसरा पूछ रही है कि हमारा चैट डिसेबल क्यों हो रहा है। एक सेकेंड. हाँ, अभी ट्राई करने बोलिए. प्लीज ट्राई अगेन किड्स. आप बताइए, आप इन छुट्टियों में कर क्या रहे हैं? आप सब 7th 8th 9th के बच्चे हैं,
क्या आपके पीछे सब पड़े हैं पढ़ाई करने के लिए? मुझे और स्टोरी सुननी है। आज के लिए तो 2 कहानियाँ, शायद हम फिर से मिलेंगे। ऑफ कोर्स मैंने ये बात शायद कही थी कि जब मुसीबत आती है ना, तब अगर कोई आपको कहे कि हम आपके साथ हैं, जैसे सरकार ने ये पहल की है, वी आर इन दिस टुगेदर, तो हमें ऐसे लगता है कि हम अकेले नहीं हैं इस जंग में, हमारे साथ हर कोई है, तो फिर मज़े हम ले सकते हैं, हमें किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग बड़े ही फास्ट टाइप करते हैं। मुझे तो काफ़ी समय लग गया था ये ज़ूम, ये वेबिनार, ये सब सीखने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। माइंड ब्लोइंग सेशन किसने कहा है? थैंक यू, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। उम्मीद करती हूँ हम ऐसे ही मिल सके, कुछ कहानियाँ शेयर कर सकें, कुछ किताबों में से कहानियाँ या फिर अपनी ज़िंदगी में से कहानियाँ। सच तो ये है कि बचपन में मुझे मेरी नानी और मेरे मामू बहुत सारी कहानियाँ सुनाते थे। इस वजह से कहानियों में मेरी दिलचस्पी बढ़ती गई और फिर क्या हुआ, नानी एक ही कहानी सुनाती, फिर मुझे लगता कि मुझे भी पढ़ना है, अगली कहानी क्या है? तो इस तरीके से मैं बहुत सारी कहानियाँ पढ़ने लगी। आर यू अ टीचर? टीचिंग जैसे स्कूल में जाके पढ़ाते हैं वैसे तो मैं नहीं पढ़ाती, लेकिन कहानियों के माध्यम से, कहानियों के मीडियम से मैं पढ़ाती हूँ। मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, कथाकार आप कह सकते हैं। पिछले 14 साल से कहानियां सुनाती हूँ और कहानियों के माध्यम से लैंग्वेज पढ़ाती हूँ, साइंस पढ़ाती हूँ, अलग अलग स्कूल में जाती हूँ। तो हाँ, एक किस्म की टीचर ही हुई। कोई और सवाल है? मेरे ख्याल से हमारे पास और एक 10 मिनट तो है, 5 या 10 मिनट। थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन फरहाना। शिफा, सानिया, इंजला, बिल्किस, जैनब, मिसबा, आपके नाम कितने प्यारे हैं। सैयद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। फिजा, फिजा थैंक यू। मैं अपनी बेटी को बताऊंगी कि किसी ने मुझे क्यूट कहा आज। आपको पता है, आजकल जब मैं ज़ूम सेशन के लिए बैठती हूँ तो मेरे बच्चे घर पर होते हैं ना, तो इसलिए मेरी बेटी डिसाइड करती है कि मैं कौन से कपड़े पहनूं। पहले तो वो स्कूल चली जाती थी और मैं अपने जो भी वार्डरोब में से कपड़े निकाल कर काम पर जाती थी, लेकिन आजकल मेरी बेटी आती कहती मम्मी, अ, अम्मा ये पहनो, अम्मा ये मत पहनो, ये ब्राइट दिखेगा। तो आजकल मेरे बच्चे भी बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं मेरे काम में, तो ये एक एक नई चीज है जिसे मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। आप भी तो बताइए चैट विंडो में कि कोई अलग चीज जो आप कर रहे हैं आजकल। आपके पास कोई सवाल नहीं होगा तो मैं सवाल पूछती हूँ। आप मुझे बताइए कि कोई अलग चीज जो आप इस लॉकडाउन में कर रहे हैं। Vaishali, also somebody has asked for your YouTube channel. So you can just put in the link. अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यूट्यूब चैनल आप यूट्यूब पर जाके, लेकिन क्या है ना, यूट्यूब पर आप मुझे देख नहीं पाएंगे। हमने एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसका नाम है कथा महफिल, जहां हम ऑडियोज में ही कहानियां सुनाते हैं। मेरे साथ और 4 या 5 स्टोरी टेलर्स हैं और हम हर सुबह कहानियां हर किसी को पहुंचाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। लेकिन जो पहले 30 कहानियां थी मार्च के महीने की, वो आपको यूट्यूब में आप सुन सकते हैं, जिसमें मराठी, हिंदी और इंग्लिश तीनों भाषाओं में कहानियां हैं। तो मैं टाइप करती हूँ, यूट्यूब चैनल का नाम है कथा महफिल द स्टोरी स्टेशन। स्टोरी स्टेशन ये मेरे लिटरेचर सेंटर का नाम है, मेरे ऑफिस का नाम है, जहां से हम कहानियों के माध्यम से सबके साथ काम करते हैं। हर साल एक बाल साहित्य सम्मेलन भी हम आयोजित करते हैं, जहाँ पे हम कैन यू सी, आई हैव टाइप्ड इट। No, I didn't get it yet. हाँ, ठीक I है, got it. आई थिंक Got या it. अब चला गया। या
सो लिटबग फेस्ट नाम का एक साहित्य सम्मेलन हम चलाते हैं, जहां पर हम इंडिया भर के ऑथर्स, राइटर्स, स्टोरी टेलर सबको बुलाते हैं और बच्चे आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़ों के लिए भी हम बहुत सारी कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि कहानियां मतलब बच्चों के लिए या फिर बच्चों को सुलाने के लिए, लेकिन बात ऐसे नहीं है। हर किसी को कहानी सुनना अच्छा लगता है, बड़े हो या छोटे हो। और मैं समझती हूँ कि अगर ऑडियो फॉर्म में कहानियां हो, मतलब आप किसी को देख नहीं पाए, तो आंखें बंद करके आप एक अलग दुनिया में पहुंच सकते हो कहानियों के साथ। और कहानियां अगर आप अपने परिवार के हर किसी के सदस्य के साथ सुनते हो, तो उसमें और ही अलग मजा है, क्योंकि वो कहानी सुनने के बाद आप उस कहानी के बारे में बात कर सकते हो। वो एक आपका काम ऐसे नहीं होगा। घर में सब मिलकर कहानियां सुने तो बहुत मजा आएगा। तो यूट्यूब चैनल पे आप जरूर जाइए, और मैं प्रियल को भी और डिटेल्स भेजूंगी कथा महफिल के बारे में, और मैं देखूंगी कि हम और कहानियां आप तक कैसे ले आ पाए। मैम, हमें नहीं पढ़नी है स्टोरी। मतलब इसका मतलब क्या है हुमा? नहीं पढ़नी है स्टोरी? मैं इस सवाल को समझ ही नहीं पाई, या फिर आप मुझे बता रही है कि हम नहीं पढ़ने वाले हैं स्टोरी? इस नहीं से मुझे याद आया, कल ही मैं एक वेबिनार अटेंड कर रही थी, जिसमें शशि नहीं सुशील शुक्ला नाम के एक बहुत ही साइकिल मैगजीन के जो है वो संपादक है। उन्होंने कहा था कि दूसरी कक्षा में खुशी नाम की एक लड़की ने ना एक कविता लिखी थी। कविता का जो टाइटल था वो था नहीं। और उसने कहा कि मैं स्कूल नहीं आऊंगी, नहीं 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 आऊंगी, बिल्कुल नहीं आऊंगी, आऊंगी ही नहीं, नहीं आना चाहती, नहीं नहीं नहीं। सबने कहा तो भी नहीं, नहीं आऊंगी, नहीं मतलब बड़ा नहीं, नहीं आऊंगी। पूरा पेज उसने इसी कविता से भर दिया था। लेकिन उसके टीचर ने इस कविता को भेजा साइकिल मैगजीन के लिए, और साइकिल मैगजीन ने प्लूटो नामक उनकी जो किताब है उसमें ये कविता छापी थी। और तब मैंने सोचा कि देखो ना, बस नहीं, इस शब्द से उस बच्ची ने कितनी सुंदर कविता लिखी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी भी नहीं, कभी भी नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो ये कविता मुझे याद आई जब हुमा ने लिखा कि मैम, हमें नहीं पढ़नी है स्टोरी। प्लीज पढ़िएगा, क्योंकि जब तक आप किताबें नहीं पढ़ोगे, तब तक कहानियों की दुनिया में पहुंचोगे कैसे, है ना? तो आप ना मुझे एक प्रॉमिस कीजिए। अब बचे कुछ लॉकडाउन के पीरियड में, अब तो 100 दिन निकल गए, है ना? तो अगर तब आपने किताबें नहीं पढ़ी, तो अब जब बचे कुछ दिन है लॉकडाउन के, छोटी छोटी कहानियां पढ़िए ना। ऑनलाइन भी मिलती है। मैं चाहिए तो आपको लिंक भेज देती हूँ। मुझे प्रॉमिस कीजिए कि छोटी ही हो, लेकिन आप जरूर एक कहानी जरूर पढ़िए और आपके घर में किसी को सुनाइए। आप खुद भी बन सकते हैं स्टोरी टेलर। बस आपको कहानी एंजॉय करनी है और कुछ नहीं। देखिए, मिसबा ने ऑलरेडी कह दिया प्रॉमिस। जी मैम। नेक्स्ट मीटिंग कब होगी? सोचेंगे, देखेंगे, हम प्लान करेंगे। और Okay. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने प्रॉमिस किया है मुझे। I think Priyal, we will stop here. It's a Yeah. very nice point to stop, wherein everyone has promised that they will read a story. And that's like the best thing that can happen to me. ये आपका गिफ्ट है मेरे लिए कि आप सब लोग एक कहानी रोज पढ़ेंगे, कोई भी लैंग्वेज में। है ऐसे नहीं कि हिंदी में ही पढ़नी है, किसी भी लैंग्वेज में पढ़िए, लेकिन एक कहानी जरूर पढ़िए। ठीक है? थैंक यू वेरी मच मुझसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया मुझसे मिलने के लिए। प्रियल, भाग्यश्री, अजिंक्य, मृणाल, सकार, आप सबको थैंक यू कि आपके माध्यम से मैं बच्चों तक पहुंच पाई। Thank you, Vaishali. Thank you so much. थैंक यू। बाय बाय। Bye bye.